हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। नहीं चल रही तब भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, पढ़ाई बिल्कुल अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं इस चैनल पर एच सी वर्मा जी की बुक के सोल्यूशन पोस्ट कर रहा हूँ। एक पूरी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है जिसमें HCV के सोल्यूशन पोस्ट करूंगा। सोल्यूशन पहले मैं ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 पोस्ट करूंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पोस्ट करूंगा। इसी सीरीज में आज मैं 5वें चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आया हूं, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। 5वां चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं शुरू करता हूं। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ ए रूम थ्रू अ चेन ऑफ W2 वेट। तो जैसे ये चेन है, ऐसे लगी हुई है, यहाँ से ऐसे किसी छत से, इसका वेट W2 है और यहाँ से जो एक वेट लटक रहा है उसका वेट है W1। तो बोला चेन कितना फोर्स फील कर रही होगी, या कितना द सीलिंग पुल्स द चेन बाय ए फोर्स, मतलब सीलिंग कितने फोर्स से इस चेन को खींच रही होगी, ये बताना है। तो ऑब्वियसली सीलिंग इन दोनों के वेट के बराबर फोर्स लगाएगी, इन दोनों के वेट के बराबर। इन दोनों का वेट W1 और W2 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। केवल W1 नहीं होगा, केवल W2 नहीं होगा। हाँ, इस चेन पर बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट पर W1 फोर्स लगेगा। अगर कोई पूछता बॉटम मोस्ट पे बताओ तो W1 बताते, तब W1 होता। ठीक है, तो अभी क्या आएगा? W1 प्लस W2 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके स्क्रीन पर। When a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by। अब बोल रहे हैं कि कोई हॉर्स जो है पुल कर रहा है किसी कार्ट को, तो हॉर्स को चलने में कौन मदद कर रहा है, कौन है जो हेल्प कर रहा है हॉर्स को चलने में? तो भाई हॉर्स हॉर्स तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आदमी बहुत अच्छा बना लेता हूँ, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। अभी देखना कितना मस्त आदमी बनाऊंगा, देखते रहो। ये मान लो आदमी है ऐसे, ये आदमी इस कार्ट को खींच रहा था, ऐसे इधर की तरफ खींच रहा था। अब ये बताओ, इस आदमी को चलने में कौन मदद कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो इस आदमी ने जमीन पे फोर्स लगाया होगा, नीचे की तरफ जमीन को पुश किया होगा। अगर जमीन इसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश ना करती तो आदमी चल पाता? अगर तुमको लगता नहीं चल पाएगा तो हवा में चला के दिखाओ जरा। नहीं ना। इसका मतलब इस जमीन ने जो इस आदमी को धक्का मारा वो। ठीक है, तो द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, तो किसकी वजह से चलता है? एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, इस वजह से। द कार्ड ऑन द हॉर्स नहीं। अगर ये चलाती तो हवा में रख दो, चला पाएगी? नहीं चला पाएगी। द ग्राउंड ऑन द कार्ड, ऑब्वियसली ये तो कार्ड को चलाने के लिए मदद करेगी, अगर करेगी तो। ठीक है, अब द हॉर्स ऑन अ ग्राउंड, ये तो ग्राउंड को पुश कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। जितना ग्राउंड ने लगाया होगा वो चलाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स बनेगा इसके लिए, और फिर ये चलना शुरू करेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है क्या वो मैं आपको बताता हूं। अ कार एक्सेलरेट ऑन हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय। पहला ऑप्शन देखते हैं, द इंजन ऑफ द कार। पहले बच्चे कहते हैं बस यही आंसर है हमारा, और कोई आंसर हो नहीं सकता। क्यों? कार का जितना भयानक इंजन उतना बढ़िया तेजी से चलेगी कार हमारी। मान लो ये कार है हमारी, ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे ये कार है हमारी, मान लो ऐसे दिखाने के लिए तफरी तफरी में ऐसे बना देते हो कार। ठीक है, ये हमारी कार है। बात समझ में आई? बहुत ही घटिया कार बनाई मैंने, लेकिन हमारा काम इसी से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो व्हील है, इस व्हील को इंजन जितनी तेज नचाएगा बच्चे कहेंगे कार उतनी तेज चलेगी। ड्राइवर ऑफ द कार क्या करता है? पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अर्थ, अर्थ जितना कार पे लगाएगा और रोड इतना कार पे लगाएगा। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कहते हैं बस यही होगा, कुछ सोचते नहीं, लेकिन ध्यान से आओ, सुनो, देखो जरा। अगर ये कार स्मूथ हो, ये कार जो है स्मूथ ग्राउंड पे रखा होता तो क्या होता? तो जो इंजन है वो इंजन इस व्हील को केवल नचा सकता है, बस केवल घुमा सकता है ऐसे तेज तेज, और कुछ नहीं कर सकता। फील लेना है, कीचड़ में जब गाड़ी फंस जाती है आपको तो क्या होती है? पहिया नाचता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से घूमता है, आगे नहीं जाता। पहिए का नाचना सब कुछ नहीं है, पहिए का आगे ट्रांसलेट होना सब कुछ है कार चलने के लिए। तो क्या होता है? अगर पहिया ऐसे से नाचता रहता है, कार का इंजन पहिए को नचाएगा, जितना तेज इंजन भगाएगा उतना तेज नाचेगा। तो चलाएगा कौन? अब यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड है, ये पहिया पीछे जाना चाह रहा है, पहिए का पॉइंट पीछे जाना चाह रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, तो इस पहिए पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, ये फ्रिक्शन इसको ट्रांसलेट करा रहा है।
तो जो रोड और कार के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अर्थ जो इस पे लगा रही हो तो ग्रेविटी लगा रही, पुल कर रही है, mg लगा रही है नीचे की तरफ। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है। फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होता। तो ये इंजन से खाली पहिया नाच सकता था, लेकिन इसको चलाने के लिए ये रोड वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, रोड ने जो लगाया था, अर्थ ने तो वेट लगाया था, जितना वेट से पुल किया था, मतलब जितने फोर्स पुल किया था वो था, लेकिन फ्रिक्शन ना होता और रोड इस पर फोर्स ना लगाती, अगर रफ ना होती, तो चल नहीं सकता था आगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है कि दो स्प्रिंग हैं और यहाँ पे जो मास सस्पेंड किया गया है, ये जो मास सस्पेंडेड है यहाँ पर, ये मास जो है हमारा ये है, इधर मैं कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा दिखे। ये जो मास दे रखा है ये 10 kg का दे रखा है। क्या दे रखा है? 10 kg का दे रखा है, सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मास सस्पेंड किया गया वो 10 kg का है। अब इन्होंने पूछा है कि दोनों स्प्रिंग में टेंशन क्या होगी। दोनों स्प्रिंग में आपको टेंशन बतानी है क्या होगी। ये दोनों स्प्रिंग किस में है? सीरीज में लगे हैं। दोनों स्प्रिंग किस में लगे हैं? सीरीज में लगे हुए। जब दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं तो सीरीज में जब स्प्रिंग होती है तो उनमें टेंशन सेम होता है। क्या सेम होता है? टेंशन सेम होता है। इस बात को ध्यान रख लो। क्यों? स्प्रिंग मासलेस होती हैं। मासलेस होती है तो क्या जाएगा, जब यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स से पुल होगा, अब यहाँ पे 100 न्यूटन, इसका मास 0 हो जाएगा, तो वही टेंशन यहाँ पे कैरी कर जाएगा। ठीक है, और वही टेंशन यहाँ कैरी होगा, वही टेंशन यहाँ कैरी होगा, तभी तो ये नेट फोर्स 0 हुआ, तभी तो एक्सेलरेट नहीं हुआ। तो इन दोनों स्प्रिंग में टेंशन सेम होगा। ठीक है, और कुछ नहीं सेम होगा। हाँ, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा तो हो सकता है एक्सटेंशन भी सेम हो, लेकिन टेंशन सेम होगा, इसकी गारंटी 100% है। ठीक है, और कुछ भी हीरो बनने की जरूरत आपको नहीं। लोग समझते हैं कि ये लगा है तो दोनों मिला के 100 होगा। पैरेलल में अगर होते, दोनों स्प्रिंग पैरेलल में अगर लगे होते, ऐसे ऐसे लगे होते, ऐसे ऐसे लगे होते, ये 10 लगा होता, तो इसमें 5 kgf होता, इसमें 5 kgf होता, दोनों में 5 kgf होते। पैरेलल में चेंज लेंथ सेम होता है, लेकिन सीरीज में टेंशन सेम होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बच्चों से इसमें गलत भी होता है, क्योंकि इसके अगले वाला क्वेश्चन गलत कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये है क्या, एक वेज दे रखा है। मैं पहले वेज बना देता हूँ। देखो यहाँ बना दिया मैंने। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज। एक ब्लॉक को यहाँ इस वेज पे हमने बैठा दिया। देखो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये m मास का ब्लॉक हो गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑफ द ब्लॉक, प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज मैग्नीट्यूड इतना। फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, तो इस ब्लॉक पर ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा। एक हो जाएगा mg sin थीटा, यहाँ पर mg sin थीटा हो जाएगा। मैंने गलत बता दिया, ये mg cos थीटा होगा और वो mg sin थीटा होगा। ठीक है, ये mg sin थीटा होगा। यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया ऐसा, मुझे माफ़ कर दो, है ना। तो ये mg sin थीटा, ये mg cos थीटा होगा। तो ये जो सरफेस है, इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो हो जाएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि स्मूथ सरफेस और कोई फोर्स लगने वाला है नहीं। तो ब्लॉक ऑफ मास इतना प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। अब बोलोगे क्या चल रहा है, क्या प्लेन है, ये मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड वेज है, समझे, मूवेबल नहीं, तो ये इतना फोर्स लगेगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा। सी आंसर हो जाएगा, ना mg, ना mg tan थीटा, ना mg बाई cos थीटा। इस बात का ध्यान रखना। इधर की तरफ जो फोर्स लगाएगा ये प्लेन, वो लगाएगा क्या, mg cos थीटा। ये प्लेन फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। यहाँ वेज दे रखा है, वहाँ खैर प्लेन दिया था, हमने वेज बनाया था, लेकिन प्लेन दिया था, प्लेन को मतलब फिक्स समझोगे, लेकिन यहाँ वेज दिया है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजेंटली, मतलब ये वेज को हमने एक्सेलरेट कराया है हॉरिजेंटली। अब एक्सेलरेट कराया है हॉरिजेंटली, उसके बाद ये कथा सुननी है हमें। बोला है कि ये जो ब्लॉक है इस वेज पे फिसल नहीं रहा है, ये ब्लॉक इस वेज पे फिसल नहीं रहा है। ये ब्लॉक को इस पर बैठाइए और इसको फिसलने से मना करिए। इस पर रखा है और इसको फिसलने नहीं दे रहे हम, किसको, इस ब्लॉक को। ठीक है, इसका मतलब मैंने इसको इधर की तरफ दौड़ाया है, इधर की तरफ दौड़ाया है।
ए एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, तभी ये फिसलेगा नहीं। क्यों, जैसे आप सोचो कार के आगे बोनेट पे बैठे रहो, कार अगर इधर जाएगी तभी तो आप बोनेट से चिपके रहोगे। उस बात को अगर फील कर सकते हो तो इसको भी फील कर सकते हो। तो यहाँ लगेगा एक MA सूडो फोर्स। क्यों, इसके ऊपर फिसल नहीं रहा तो इस पर बैठ के हम देखेंगे। और एक क्या लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा। और क्या लगेगा, MG लगेगा। ये इससे फिसल नहीं रहा तो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा तो मैं क्या करता हूँ, इस नॉर्मल के मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ। इस नॉर्मल के मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये नॉर्मल के 2 टुकड़ा हो गया तो ये n cos थीटा इस तरफ हो जाएगा, ये n cos थीटा होगा, और ये हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा n sin थीटा। ये एंगल बनेगा यहाँ पे क्या, थीटा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो n sin थीटा इज इक्वल टू MA हो जाएगा, एक रिलेशन। n sin थीटा इज इक्वल टू MA एक रिलेशन है, और n cos थीटा इज इक्वल टू MG है, ये एक रिलेशन है। अब मुझे खैर यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर मान लो एक्सेलरेशन पूछता तो a इज इक्वल टू आ जाता है G tan थीटा। a इज इक्वल टू क्या आ जाता, G tan थीटा। क्यों, इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लो। खैर यहाँ पे इन्होंने n पूछा तो n इज इक्वल टू MG बाई कॉस थीटा आ जाएगा। जब कभी भी किसी स्मूथ वेज पे कोई ब्लॉक स्टेशनरी रखा हो, पक्का है उसका एक्सेलरेशन हुआ होगा, किसका, वेज का, तभी उसके ऊपर वो फिसल नहीं रहा है। और एक्सेलरेशन कितना होगा, G tan थीटा, और कितना फोर्स लगेगा, MG बाई कॉस थीटा। तो नॉर्मल लेकिन MG नहीं होता, MG से कम भी हो सकता है, MG से ज़्यादा हो सकता है। ये इसका एग्जाम्पल है, देखो MG से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट नहीं कर रही, उस इफेक्ट को आपको इग्नोर करना है। सपोज, क्या सपोज करना है यहाँ पर आपको, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर टू इट्स सरफेस। जो अर्थ के सरफेस पर रखे हैं उनको ये अट्रैक्ट करना बंद कर रही है। ठीक है, तो ये जो सरफेस पे आदमी खड़ा है उसका क्या होगा। तो देखो भैया, अर्थ मान लो ऐसे कोई बॉल है, इस बॉल पे कोई आदमी यहाँ ऐसे रखा है, ये आदमी है मान लो ऐसे रखा है, तो ये इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी और ये इधर तरफ धक्का लगा रहा था, नॉर्मल आ रहा था। तो नॉर्मल और MG ऐसे रहेंगे भाई, नॉर्मल MG को बैलेंस कर रहा होगा। अर्थ ने फोर्स लगाना बंद कर दिया, अर्थ ने ग्रेविटी लगाना बंद कर दी। ठीक है, तो मैंने देखो अर्थ ही गायब कर दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल गायब हो जाएगा। और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले भी ये स्टेशनरी था, अभी भी स्टेशनरी रहेगा। कुछ कहेंगे सर स्लिप नहीं करेगा क्या, क्यों स्लिप करेगा। स्लिप करने मतलब क्या, किसी इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं यहाँ किसी चीज़ को रखूँ और ग्रेविटी ना हो तो ये ऐसे का ऐसे ही तो रखा रहेगा, भाग थोड़ी जाए। तो ग्रेविटी लगती इस वजह से ऐसा वैसा कंपोनेंट संपोनेंट आते हैं, इसलिए चलना शुरू करता, नहीं चलेगा ही क्यों, तो ग्रेविटी है ही नहीं तो नहीं चलेगा। तो फ्लाई अब उड़ क्यों जाएगा भाई, अच्छा उड़ जाता जब ग्रेविटी होता और नॉर्मल ग्रेविटी ना होता, नॉर्मल रहता तो उड़ जाता। ऐसा तो है नहीं, नॉर्मल क्या होता है, जब दो सरफेस पुश करते हैं तब नॉर्मल आता है, तो उड़ेगा नहीं। स्लिप अलॉन्ग द सरफेस, बात खत्म हो गई, नहीं करेगा। ठीक है, फ्लाई अलॉन्ग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलॉन्ग तब निकल के जाता जब अर्थ जो हो जाती, क्या हो जाती, घूम रही होती। तो डिपेंड करता कहाँ पे है, उसके हिसाब से वो टेंजेंशियली निकल जाता। वो है नहीं यहाँ पे, तो जैसा था वैसा रहेगा, स्टेशनरी एट द सरफेस ऑफ अर्थ रहेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है यहाँ पर 3 रिजिड रॉड हैं, इनको ज्वाइन कर दिया गया है, ये रॉड, ये रॉड और ये रॉड, इन तीनों रॉड को ज्वाइन कर दिया गया है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है जिसकी लेंथ वगैरह दे रखी है। अब बोला गया है द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पर है इनर्शियल फ्रेम में, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स बताना है। तो खैर सिस्टम अगर इनर्शियल फ्रेम में रेस्ट पर है, ठीक है, तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। नॉन इनर्शियल में होता तो उस पर फोर्स हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, और रिजल्टेंट फोर्स ही यहां पूछ रहे हैं, 0। सिंपल सी बात है, एक आसान सा क्वेश्चन, ये सब कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स F1 एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल सो एज इट एक्सेलरेट टू वेलोसिटी v. The force F1 is then replaced by force F2 and it deaccelerate to rest. तो कुछ लोग कहते हैं सर अगर ये F फोर्स के वजह से 0 से V हुआ है तो उतने ही फोर्स है रेस्ट पे भी आएगा। हम एग्री नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि dP बाई dt इज इक्वल टू होता है फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है F टाइम्स ऑफ dt। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स और टाइम पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन मोमेंटम तो खैर यहाँ सेम है, तो फोर्स की सेम होने गारंटी तब सेम होती है जब दोनों में टाइम सेम होता है, और यहाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि दोनों ने सेम टाइम लिया है। तो
तो सीधी सी बात है, मस्ट की जगह अगर मे कर देते तो हम मान जाते। देखो अगले ऑप्शन में मे किया इसलिए हम मान गए। मस्ट बी अनइक्वल, कसम थोड़ी ना अनइक्वल हो, अगर टाइम सेम जाए तो इक्वल नहीं हो जाएगा। यहाँ अगर मे कहते मे बी अनइक्वल तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। नन ऑफ दिस का कोई लफड़ा ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, लेकिन इसमें बच्चों से गलती हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड. The mass of A is greater than that of mass of B. Suppose the air exert constant and equal force of resistance on the two bodies. दोनों बॉडीज पे क्या है? इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको बताना है कौन ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। तो इसको हम वर्क एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं बोलता हूँ इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो नीचे लगेगा वेट और क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स, ये लगेगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा? F/m प्लस जी। जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। तो मास अगर मान लो ए का ज़्यादा है बी से, तो ए का एक्सेलरेशन कम होगा बी से। कॉमन सेंस की बात है। देखो जिसका मास ज़्यादा हो जाएगा उसका ये फैक्टर कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कम आ जाएगा। अच्छा, तो हमें पता है किसी चीज़ को यू स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो हाइट कितना जाएगा? h इज इक्वल टू हो जाएगा u²/2a। लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता कर लिया। तो अब ये बताओ जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वही तो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। तो इसका मतलब ए वाला ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ए वाला ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी बात को हम वर्क एनर्जी से भी अप्रोच करेंगे, लेकिन बाद में जब वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तब। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए भाई, अ स्मूथ वेज इज फिटेड इन अ चैम्बर हैंगिंग फ्रॉम फिक्स्ड सीलिंग नियर अर्थ सरफेस. A block B is placed on the top of the wedge, takes time t to slide down. If the block is placed on the top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken at the same instant. तो अब ये बताइए, अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर रख देता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पे जो ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक चैम्बर में रखा है, एक लिफ्ट में रखा है, और लिफ्ट का जो है फ्री फॉल हो गया, मतलब ये जी एक्सेलरेशन से गिर गया, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि mg इसका वेट लगेगा और mg इसका सूडो फोर्स लगेगा, तो mg वेट mg सूडो फोर्स से मैनेज हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 आएगा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब इसका एक्सेलरेशन ही नहीं है फ्री फॉल की स्टेट में, तो ये नीचे आएगा नहीं आएगा, जो जहां है वहीं रहेगा अभी। तो क्या जाएगा? कोई ज़्यादा वादा टाइम नहीं लेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, रिमेन एट द टॉप ऑफ फेज। बस सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं? अलग अलग तरह की गलतियाँ करते हैं, बोलते हैं आएगा जाएगा, कुछ सोचते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट पे सोचना है, सीधा टू द पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोला गया है कि इमेजिनरी एटमॉस्फेयर है, कहीं है अपना, किसी संसार में होगा। ठीक है, और यहाँ इस इमेजिनरी एटमॉस्फेयर में क्या बोला गया है? एयर एक्सर्ट करता है स्मॉल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर मैं बोलूँ पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है तो mg नीचे की तरफ लगेगा और फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, f ऊपर तरफ लगेगा। तो इस जाते समय एक्सेलरेशन हो जाएगा g - f/m। अच्छा, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? mg लगेगा नीचे और फोर्स भी लगेगा नीचे, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी एटमॉस्फेयर में बोला गया एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जाएगी g + f/m, ये हो जाएगा। खैर, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जब ऊपर फेंकते हैं तो इसको जाने में लगता है t1 टाइम, इसको t1 टाइम लगता है, और वापसी आने में टाइम लगता है t2। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसको मान लेते हैं 1 है, इसको मान लेते हैं 2 है, और ऑब्वियस है क्या ये 2 की वैल्यू बड़ी होगी 1 से। तो टाइम क्या हो जाता है? टाइम की वैल्यू आती है 2h/a। तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा उसका टाइम कम, एक्सेलरेशन ज़्यादा है 2 का तो टाइम लगेगा 2 को कम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? t1 बड़ा होगा, t2 छोटा होगा, तो आंसर हो जाएगा b। कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मास पे डिपेंड तो करता ही है, द रिलेशन t1 t2 डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल। हमने कब मना किया? मास ऑफ द पार्टिकल डिपेंड करता है, लेकिन एक बात बताइए, मास तो दोनों केस में सेम रहेगा, वो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स से डिसाइड हो गया ना। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
बोला गया है कि एक आदमी है, एक फ्लोर में खड़ा हुआ है, मतलब एक लिफ्ट की फ्लोर में खड़ा हुआ है, एक कॉइन को ड्रॉप करता है। कॉइन कितना टाइम लेगा इसमें आने में, जबकि लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, एक्सेलरेशन इसका 0 है और वेलोसिटी इसकी फिक्स है। तो यहाँ पे कॉइन ड्रॉप करोगे तो कॉइन की वेलोसिटी भी शुरू में क्या मिलेगी, v ही मिल जाएगी, इनर्शिया की वजह से। अब क्या करेगा, ये फ्री फॉल करेगा अपना। तो अगर ये खड़ा होता तब भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 थी, और ये चल रहा है तब भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0। क्यों, कॉइन की वेलोसिटी v मिल गई, लिफ्ट की वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 हो जाएगी, चाहे लिफ्ट कांस्टेंट, मतलब चाहे लिफ्ट खड़ी रहे चाहे लिफ्ट चलती रहे। तो ये आ गया। एक्सेलरेशन, लिफ्ट खड़ी थी तब भी इसका एक्सेलरेशन g था, और लिफ्ट चल रही थी तब भी इसका एक्सेलरेशन g ही रहेगा। क्यों, क्योंकि लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता चलेगी, टाइम की वैल्यू क्या जाती है, जितना इसकी लिफ्ट की हाइट होगी 2h डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दोनों केस में सेम है, इसलिए टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। जब कभी भी किसी मूविंग बॉडी से कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है तो उसको उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस जगह से ड्रॉप किया था उसको उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तुम्हें पता चल गया होगा क्या आ जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी वही बात ही हो रही थी, जो जिस फ्रेम में रहता है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट मान लिया जाता है। अब जैसे ये एक कार्ट है, कार्ट अगर खड़ी होती तब भी ये आदमी जो बैठा है इसमें वो रेस्ट पे होता। अगर कार्ट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब भी ये आदमी क्या माना जाएगा, इस कार्ड के रिस्पेक्ट में, ये बॉम्ब जो भी है ये कार्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में माना जाएगा। अब बोलो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया अ फ्री 238 nucleus kept in a train emits an alpha particle. When the train is stationary, a nucleus decays and a passenger measures the separation between the alpha particle. इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उधर छिप रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा, इसकी लंबाई जो है मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई तो पड़े एटलीस्ट, है ना। ऐसे कर देता हूँ, अब मेरे ख्याल से आपको विजिबल होगा। और इसकी पोजीशन भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई तो पड़े, ऐसे। अभी ठीक है, चलिए अब क्या है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। एक यूरेनियम 230 न्यूक्लियस है और एक स्टेशनरी ट्रेन में रखा हुआ था, और न्यूक्लियस डिके कर जाता है अल्फा पार्टिकल, तो ऑब्वियस मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ये इधर जाएगा, और ये न्यूक्लियस मान लो है इधर चला जाएगा, तो इसके बीच का सेपरेशन चेंज होता रहेगा अपना, कुछ टाइम में इसका सेपरेशन x हो जाएगा। अब ये ट्रेन v वेलोसिटी जा रही होगी तो क्या होगा, देखो जब ट्रेन v वेलोसिटी जा रही होगी तो जो ट्रेन में आदमी बैठा है उसके लिए तो ये रेस्ट पे ही है, उसके लिए तो ये रेस्ट पे ही है। तो रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, जो पहले की सिचुएशन थी वही बाद की सिचुएशन, सेपरेशन तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। जैसे आप चलती हुई ट्रेन में बैठे रहो, ठीक है, और कोई एक आदमी जो तुमसे ट्रेन की तरफ भागता हुआ चला जा रहा है, तो उसकी दूरी कुछ तुमसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है, कुछ आएगी दूरी। अगर ट्रेन खड़ी होती तब भी वो अगर आदमी जाता तब भी तो उतनी दूर जा पाता ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन के अंदर इसके बीच का सेपरेशन उतना ही रहेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, समझ आया। क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो इसका मोमेंटम 0 होगा, जैसे पहले डिके होता वैसे बाद में डिके होगा, अपना जो है उतने ही सेपरेशन पे चला जाएगा। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है जैसे ट्रेन के अंदर चाय वाला है, ट्रेन के अंदर जो चाय वाला है, ट्रेन खड़ी रहे या चलती रहे, चाहे वो ट्रेन की डायरेक्शन जाए चाहे उल्टा डायरेक्शन जाए, अगर वो तुमको क्रॉस करने के बाद t सेकंड बाद वो एक डिब्बा क्रॉस कर लेता है, ट्रेन खड़ी रहती तब भी और चलता रहता तब भी, चाहे लेफ्ट साइड जाए चाहे राइट साइड जाए, समझ में आया। तो किसी फ्रेम में अगर आप बैठे हो तो उस फ्रेम में अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो फ्रेम की वेलोसिटी से आपको कुछ लेना देना होता नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 की तरफ। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है एक रेफरेंस फ्रेम है जिसको अटैच करते हैं अर्थ से। रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ इज क्या है, देखो अर्थ करता है रिवॉल्व और रोटेट। जब कोई चीज रोटेट कर रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जब किसी में एक्सेलरेशन हो गया तो पक्का वो नॉन इनर्शियल हो गया। तो अर्थ इज एन इनर्शियल बाय डेफिनेशन गलत है। कैन नॉट बी इनर्शियल बिकॉज अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इज एन इनर्शियल फ्रेम, एक इनर्शियल फ्रेम है बिकॉज न्यूटन लॉज ऑफ,
अर्थ के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट सूडो फोर्स वैलिड नहीं है, लेकिन हम टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए ऐसा कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, होता नहीं है। तो अर्थ कैन नॉट बी इनर्शियल बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, इनर्शियल नहीं होता है अर्थ, क्योंकि अर्थ में रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों होता है, ठीक है। हाँ, टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए उसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, लेकिन होता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल स्टेज एट अ रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम, वी कैन कंक्लूड दैट। देखो, किसी फ्रेम से किसी बॉडी को देखा गया और देखा गया वो रेस्ट पर है, तो फ्रेम इज इनर्शियल। क्या फ्रेम इनर्शियल है? क्या फ्रेम पे मतलब कोई नेट फोर्स नहीं है? देखो, यहाँ फ्रेम बोला है, फ्रेम की इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को तो नहीं बोला। अगर मान लो ये फ्रेम है, मतलब ये लिफ्ट है और लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा है, ठीक। अब ये लिफ्ट चाहे रेस्ट पर रही हो, चाहे लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे ही नजर आएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो नजर नहीं आएगा, चलता नजर आएगा, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखना होता तो इसकी वेलोसिटी 0 बोल देते, ठीक है। मतलब ग्राउंड से देखें या लिफ्ट से देखें, अगर ये बात हो तो इस पर इनर्शियल फ्रेम रहेगा और इनर्शियल फ्रेम पे इस पर देखा जाए तो नेट फोर्स 0 आएगा। तो फ्रेम की इनर्शियल होने की क्या बात सही है? और जरा इसको हम इस तरह से भी देखें, अगर ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से जा रही है, अब यहां से देखो, अभी भी ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी है ना, लेकिन इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ में आया? तो कोई कसम नहीं है कि ये इनर्शियल ही हो, कोई जरूरी नहीं कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 ही हो। क्यों? अगर इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता तो ये एक्सेलरेट क्यों करता ऊपर की तरफ? लिफ्ट में ये रेस्ट पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर हमेशा नेट फोर्स 0 ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अब देखूं तो बोलूंगा यार इस पर नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा कि ये mg से एक्स्ट्रा फोर्स दे रहा होगा, तब ये इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहा है, ठीक है। तो द फ्रेम में बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल 0। इस वाले केस में देखो, ये रेस्ट पर है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पर है, इसका मतलब फ्रेम इनर्शियल है, उस पर नेट फोर्स 0 है। फ्रेम में भी नॉन इनर्शियल लिफ्ट है और इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर भी है, लेकिन इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है। क्यों? देखो, इस पर नॉर्मल एक्स्ट्रा लग रहा होगा जो इसको ऊपर तरफ एक्सेलरेट करा रहा होगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज की बात करते हैं तो इनर्शियल फ्रेम में ही खाली इस पर हम बोलते हैं नेट फोर्स 0 होगा, नॉन इनर्शियल में नेट फोर्स 0 नहीं होता। नॉन इनर्शियल में जितना फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उतने के बराबर उसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो उस पर नेट फोर्स 0 होने की कोई गारंटी नहीं होती, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम फ्रेम S1 एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अदर फ्रेम, मार्क आउट द करेक्ट पॉसिबिलिटी। देखो, एक बोला पार्टिकल को रेस्ट पे नजर आता है, पार्टिकल जो है ये रेस्ट पे नजर आ रहा है। जब क्या करते हैं, किसी S1 फ्रेम से देख रहे हैं तो मान लेते हैं S1 फ्रेम रेस्ट पर है, ठीक है, और S2 फ्रेम से देखते हैं तो v वेलोसिटी नजर आता है, तो S2 फ्रेम मान लेते हैं क्या है? v वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती नहीं हो सकती है? अगर आपको लग रहा है नहीं कुछ और हो सकता तो हाँ, एक और हो सकता है। अगर मान लेते हैं ये u से चल रहा था, ये भी u से चल रहा था, ये अगर इधर ही चल रहा था तो ये v प्लस u से चल रहा था, उल्टा चला देते तो हम उस हिसाब से इसकी वेलोसिटी कम करके देख लेते हैं, है ना। तो अभी तो ये इनर्शियल है, तो इसका मतलब दोनों फ्रेम इनर्शियल पॉसिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, द फ्रेम बोथ फ्रेम आर नॉन इनर्शियल, ये क्या पॉसिबिलिटी हो गई? आइए देखते हैं कैसे। रेस्ट पे नजर आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नजर आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चलता नजर आ रहा है। अगर मैं बोलूँ इसको भी मैं ए एक्सेलरेशन दे दूँ, इसका भी ए एक्सेलरेशन है और इसका भी एक्सेलरेशन ए है, तो अगर आप देखो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0, इसके रिस्पेक्ट में भी इसका एक्सेलरेशन 0, पार्टिकुलर एक्सेलरेशन 0, और इसके रिस्पेक्ट में देखो ये क्या है? कांस्टेंट है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v है। तो क्या ये फ्रेम और ये फ्रेम क्या इनर्शियल है? नहीं, नॉन इनर्शियल है, तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अब ये ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक इनर्शियल हो दूसरा नॉन इनर्शियल हो। अगर मैं एक को इनर्शियल कर दूँ तो इसको मान लो बोल देता हूँ इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया,
अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन अगले इंस्टेंट पे इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि इसके पास इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। इसके उल्टा वाला भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए एंड बी हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बताता हूँ। ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और बोला गया है किस जगह पे अगर हम देखें तो नेट फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर। तो नेट फोर्स कब लगता है पार्टिकल? जब उसका मोमेंटम चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मोमेंटम चेंज होता है, तभी नेट फोर्स लगता है, नहीं तो नहीं लगता। मोमेंटम कैसे चेंज होता है? जब वेलोसिटी चेंज होता है। तो एम लिखते हैं और डी वी बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, तो फोर्स होता है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। जब स्लोप चेंज होगा तभी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा तभी फोर्स लगेगा। ए से लेके बी तक तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो ए बी सही हो जाएगा। स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो फोर्स नहीं लगेगा। सी डी कांस्टेंट, ये भी सही। लेकिन ए से बी तक स्लोप चेंज हो रहा है। ए से बी तक अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो पक्का क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा। इसलिए बी सी गलत हो जाएगा। और ऐसे ही तो लगभग डी है तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड सी आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया क्या है? एक फिगर दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। और फिगर में क्या दिया है? एक ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है, जिसको मैं शेड कर देता हूँ अभी यहाँ पर। ये देखिए, ये इसको मैं शेड कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, बोला गया है कि एट टी इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड की जो फोर्स है उसको विड्रॉ कर दिया गया है। तो F1 F2 जो है फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। लेट F1 एंड F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बाय द राइट एंड लेफ्ट रोप ऑन द ब्लॉक। यहाँ पे फोर्स F2 है, यहाँ पे फोर्स F1 है। कुछ नहीं, ये चेन में देखा जाए 3 ब्लॉक लगे हैं, वैसा कोई क्वेश्चन है। तो पहले इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा नजर आ जाएगा। क्या होगा आपको? F डिवाइड बाई टोटल मास। तो m1 छोटा वाला मास है और m2 दूसरा वाला मास है, तो इसको 2m कर देते हैं, दोनों एक ही जैसा है, प्लस कैपिटल M बड़ा वाला मास कैपिटल M हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितना टेंशन है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? इसी टेंशन से तो दोनों मास खींचे जा रहे हैं, तो टेंशन की वैल्यू जो निकाला जाएगा, जिसको हम F1 बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई डिवाइड करें इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ टेंशन क्या है, जिसको हम F2 बोलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? केवल स्मॉल m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ये F2 और F1 सेम होने वाले हैं नहीं, तो ज़्यादा कौन सा होगा? F1 ज़्यादा होगा, F1 ज़्यादा होगा। लेकिन ये कोई सा भी जो फोर्स है वो F से तो ज़्यादा नहीं होगा। कोई फोर्स जो है F से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? एक्सेलरेशन वैल्यू ला के रखोगे तो नीचे डिनोमिनेटर 2m आ जाएगा ना, तो ये F1 जो है वो भी F से कम होगा, F2 भी F से कम होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। T लेस देन 0 पर जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ऑब्वियस है सब जगह टेंशन एक ही जैसा रहेगा। इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो क्या रहेगा? यहाँ पे बराबर रहेगा, तो यहाँ पे टेंशन जो होगा वहीं पे टेंशन यहाँ होगा, तो ये उस केस में बराबर हो जाएगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अब ये वाली बात तो गलती होगी, इसको छोड़ ही दो, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो F1 इज इक्वल टू F, F2 इज इक्वल टू F नहीं रह जाएगा। आपके सामने मैंने लिख दिया क्या हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये जो F1 की वैल्यू है वो F से तो कम होगी, F2 की वैल्यू F के बराबर, ये गलत लिखा है, नहीं, ये भी जो तुम्हारा F से कम होता तब ये आंसर सही होता, लेकिन ये दिया नहीं इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें गलतियाँ होती हैं बच्चों से। बोला गया है एक एलिवेटर है और उसमें एक आदमी बैठा हुआ है। बोला गया है कि जो है इसका जो रिएक्शन है वो वेट से ज़्यादा आ रहा है। रिएक्शन जो है वेट से ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज़्यादा आ रहा है। तो ये कब होगा? अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तब होगा। क्यों? n लिखा जाएगा ऊपर तरफ, mg लिखा जाएगा नीचे की तरफ, इज इक्वल टू हो जाएगा ma, तो n की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस ma। या फिर लिफ्ट नीचे की तरफ आए और रिटार्ड करे। क्यों? मतलब इसका घूम फिर के एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए, कहने मतलब ये है, तभी n की वैल्यू mg प्लस ma आएगा, तभी ज़्यादा होगा। तो अब क्या है? गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, ठीक है, गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। तो गोइंग अप स्लोइंग डाउन मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया, जबकि एक्सेलरेशन होना चाहिए ऊपर तरफ, गलत हो गया। गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप सही है। गोइंग डाउन जा रहा है नीचे की तरफ, स्लो डाउन कब होगा? जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो, सही हो जाएगा। गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप मतलब नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन भी फिर नीचे हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इफ टेंशन इन अ केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इक्वल टू द वेट। अब टेंशन वेट के बराबर है।
टेंशन वेट के बराबर है, मतलब ये एलिवेटर है, ऊपर जो टेंशन लग रहा है टी, इस एलिवेटर के वेट के बराबर है। तो टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ना हो तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, टेंशन इज इक्वल टू वेट तभी पॉसिबल हो सकता है, और कोई चांस है नहीं। इसका मतलब इंक्रीजिंग स्पीड गलत, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग स्पीड गलत, यूनिफॉर्म स्पीड सही, यूनिफॉर्म स्पीड सही, कुछ सोचना ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बात खत्म। सिंपल क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको पता चल गया क्या होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों में गलतियां बहुत होती हैं, इसको हम डिटेल में आइए डिस्कस करते हैं। अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू फ्रेम S1 एंड S2, द S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a। ये मान लेते हैं एक S1 फ्रेम है, ये मान लेते हैं एक S2 फ्रेम है, ठीक है। S1 S2 का एक्सेलरेशन है कुछ, S1 के रिस्पेक्ट में S2 का एक्सेलरेशन है। F1 F2 सूडो फोर्स लग रहे हैं इस पार्टिकल पर, F1 और F2 सूडो फोर्स लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन A1 होगा, तो इसका एक्सेलरेशन A1 प्लस A होगा, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होंगे, तभी इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन A आएगा, तभी यहाँ पे F1 F2 सूडो फोर्स लगेगा। ये बात सही है इसका मतलब, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का एक्सेलरेशन होगा, मतलब दोनों के लिए सूडो फोर्स होगा, तो इसका मतलब ये आंसर सही होगा। यहाँ सी होना चाहिए, ए छपा है खाली, तो ये वाला बात सही होगा, क्योंकि तभी दोनों का सूडो फोर्स आएगा। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, ये जीरो हो जाए, इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, इसका ए हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अब ये इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो मतलब इस पर इसके लिए सूडो फोर्स नहीं होगा, और इसके लिए सूडो फोर्स होगा, तो ये होगा, ये आंसर सही हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन। अब ऐसा हो सकता है इसका एक्सेलरेशन हो, इसका ना हो, तो क्या हो जाएगा, F2 के लिए सूडो फोर्स जीरो हो जाएगा, F1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, दोनों का एक्सेलरेशन एक साथ जीरो नहीं हो सकता, दोनों का जीरो कर देंगे तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन तो नहीं रहेगा ना। तो ये आप टेबल बना लो ऐसे कि मान लेते हैं दोनों का एक्सेलरेशन, एक का A1 था, एक का A1 प्लस A था, तो सूडो फोर्स आ गया, वैसे करते चले जाओ, आराम से ईजिली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसके तीन आंसर, इसके क्या हो जाएंगे, तीन सही है, नॉट पॉसिबल पूछा था, डी वाला आंसर जाएगा, बी छपा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन है। अ पर्सन सेज दैट ही मेजर्ड एन एक्सेलरेशन ए टू बी नॉन जीरो, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, वाइल नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या ये झूठा है। द क्लॉक माइट हैव रन स्लो, हिज मीटर स्केल माइट बी, मतलब ये रिलेटिविटी तक पहुंच गए, ठीक है। ही माइट यूज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब एक बात बताओ, ये यहाँ ब्लॉक बैठा हुआ है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है। अब कोई बंदा दौड़ता हुआ इसको अगर देखेगा इधर की तरफ, एक्सेलरेशन से देखेगा दौड़ते हुए, तो इसका एक्सेलरेशन ए नज़र नहीं आएगा। इस ये बोलता है इसका कुछ एक्सेलरेशन मेजर कर लेता है नॉन जीरो, जबकि कोई इस पर फोर्स एक्चुअली लग नहीं रहा, तो ऑब्वियस ये नॉन इनर्शियल होगा, ठीक है। डी आंसर सही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बाकी सब बातें मिथ्या हैं। तो आई होप अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, वो सारे आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा होगा। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली क्लास में अगला चैप्टर लेके हम मिलेंगे।